लोग पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम लोग डेलीगेशन के टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ पढ़ेंगे। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स। मतलब जब दो लोगों के बीच में, अगर सिर्फ दो, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर it refers to a downward superior to immediate subordinate, okay, to immediate subordinate। और क्या है? टू मेंबर्स इन्वॉल्व्ड, ओके, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में जब डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको हम लोग डेलीगेशन बोलेंगे, है ना। तो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू इट्स इमीडिएट, मतलब उसके तुरंत बाद जो सबऑर्डिनेट है उस पर जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर जो अथॉरिटी ट्रांसफर होगी उसको डेलीगेशन बोलेंगे। मतलब अपना काम अपने वर्कर के साथ बांट दो, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। अब डेलीगेशन की क्या क्या एलिमेंट है? सबसे पहला एलिमेंट है उसका अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब एक refers to the right of an individual to command his subordinates and to make action within the scope of his position। उसके पोजीशन में रहते हुए वो अपने सबॉर्डिनेट को जो कमांड दे रहा है, जो काम दे रहा है, उस राइट को बोलेंगे हम लोग अथॉरिटी। ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्टेब्लिश्ड स्केलर चेन विच लिंक्स द वेरियस जॉब पोजीशन इन लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी कैसे बनता है? स्केलर चेन के द्वारा बनता है, क्योंकि स्केलर चेन में हमारी पोजीशन डिस्क्राइब होती है, तो उसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे उनके ऊपर हम लोग अथॉरिटी मतलब चार्ज कर सकते हैं, मतलब उनको हम लोग कमांड दे सकते हैं। फिर अथॉरिटी बनती कैसे है? सबसे पहले लीगल अथॉरिटी जो कि स्केलर चेन के द्वारा बन जाती है। फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो हमारे घर के ट्रेडिशन, जो संस्कारों से सालों से चलते आ रही है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। फिर चेरिज्मेटिक अथॉरिटी, कुछ लोग रहते हैं जिनका चेरिज्मा अच्छा रहता है, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छे रहते हैं, तो वो लोग जब कुछ काम दे देते हैं तो उनके काम भी कई लोग उनके पर्सनैलिटी देखकर फॉलो करते हैं, तो उसको चेरिज्मेटिक अथॉरिटी बोलते हैं। फिर एक्सपर्ट अथॉरिटी, कोई लोग एक्सपर्ट होते हैं, मतलब क्या मस्त उनके पास ब्रेन रहता है, हर एक काम की नॉलेज रहती है, तो वो लोग जब काम दे और हम उसको एक्सेप्ट करें तो एक्सपर्ट अथॉरिटी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस थ्योरी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ये बोलती है हमको कि अथॉरिटी तभी वैलिड रहेगी जब जो वर्कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं वो हाँ बोले, क्योंकि अगर लोग वो काम की जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहे, वो काम कर ही नहीं रहे, तो तुम वो काम दे क्यों रहे हो? वो काम की देने की तो वैल्यू नहीं है, तो अथॉरिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये अथॉरिटी जो है वो काम देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी होता है। अब जो हम लोग, जिन लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो लोग आंसरेबल होंगे। किसके लिए आंसरेबल होंगे? जिनसे उन लोगों ने अथॉरिटी ली है, ठीक, अपने सुपीरियर को आंसरेबल होंगे। फिर पावर क्या होता है? पावर एक एबिलिटी होता है ऑफ ए पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, एक्शन और एटीट्यूड्स इधर फॉर्मली और इनफॉर्मली। ठीक है, तो पावर क्या होता है? एक पर्सन की एबिलिटी होती है जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या तो फॉर्मल तरीके से या तो इनफॉर्मल तरीके से। पावर कैसे अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक पोजीशन, नॉलेज, पर्सनैलिटी, रिवॉर्ड्स और फियर। पावर कैसे भी बन सकता है, जैसे कि किसी का पोजीशन में पावर रहता है, किसी के पास नॉलेज है उसका पावर दिखा सकता है, किसी का पर्सनैलिटी मस्त रहता है, किसी कोई रिवॉर्ड पैसा देकर करता है, तो किसी का डर बन जाता है, ठीक है। इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। अब मैं आपको अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज का फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, एक सेकेंड। सबसे पहले ऑथोरिटी। ऑथोरिटी हमेशा डाउन फ्लो होगा। ये जो रेड लाइन है ये ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी हमेशा डाउन फ्लो होगा। ये टॉप, मिडिल, लोअर लेवल है, तो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक के हमेशा डाउन फ्लो होगा ऑथोरिटी का, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अप फ्लो हो जाएंगे, ओके, ठीक है। और पावर, पावर कैसे भी हो सकता है, क्योंकि पावर तो एक एबिलिटी है ना, जिससे देख कर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो पावर कोई भी फ्लो में जा सकता है, या तो साइडवेज भी जा सकता है, या तो टॉप में भी जा सकता है, लोअर में भी जा सकता है, तो पावर कैसे भी जा सकता है, कोई सा भी फ्लो में जा सकता है, ठीक है। अब डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है? डेलीगेशन ज़रूरी है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, डेलीगेशन ज़रूरी है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए,
डेलीगेशन ज़रूरी है एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए, और एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने के लिए डेलीगेशन ज़रूरी है। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज स्पेशली डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग आर स्प्रेड आउट फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन और ए ग्रुप टू स्मॉलर फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा बात है, डेलीगेशन में पावर दो लोगों में डिवाइड हो रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट में डिवाइड होगी, इन सब में डिवाइड होगी। समझे? It refers to systematic effort to delegate work to the lowest level all authority except that which can be exercised at central point। मतलब एक सेंट्रल बॉडी रहेगा और बाकी सब में पूरा ये पावर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ग्रोथ होगा इससे। फिर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ होगा क्योंकि सारा बर्डन उनके पास नहीं रहेगा, वो तो काम बांट दिए है ना। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। उसके बाद क्या है? मैनेजरियल टैलेंट को इम्प्रूव होगा। फिर सबॉर्डिनेट्स में जो इनिशिएटिव है उनको डेवलप करेगा कि इनिशिएटिव लेने के लिए। फिर बैटल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, इतना ही तक के था चैप्टर।